सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के हफ्ते के पहले मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया ग्लोबल संकेत है। हाँ, पिछले हफ्ते थोड़ा सा लड़खड़ा है भारतीय बाजार, वीक ऑन वीक थोड़े से डिक्लाइंस थे, पर ठीक है, जो हम बेसिकली कंसोलिडेट कर रहे थे, इससे ज्यादा उसको और इन बिटवीन द लाइंस रीड करने की जरूरत है नहीं। और फ्राइडे को जो यूएस के इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े आने थे, उससे कंफर्ट मिला। तो पिच, ग्राउंड, क्राउड की वॉइस, सब कुछ आपको, एम्बियंस जो कहते हैं, सब नजर आएगा आपको। स्टेडियम दिखाइए और वो मूड माहौल प्योरली। यूएस में फ्राइडे को आधे से 2% तक का उछाल था। बढ़िया मोमेंटम पकड़ा यूएस के बाजार में, और क्योंकि इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा था तो कोई नैस्डैक फट गया। तो ऐसे में दिख तो सख्त रही है पिच। और देखो लाल, बस रोको डायरेक्टर, ये रोक सकते हैं क्या? नहीं रुक पा रहा। लाल वाला रंग आदमी नहीं है इस बार, मैंने पता करा, कोई दूसरा लाल में कोई आंटी है इस बार, अंकल नहीं है। पिछली बार अंकल थे, पिछले हफ्ते। इधर दिखाओ बड़ी स्क्रीन में। नहीं दिखाइए, यहाँ देखो। इस बार जो है वो बता रहे थे कि टिकट अंकल को दिया ही नहीं है, आंटी है कुछ। अच्छा, ये चाचा भतीजा देखने आए क्या? ये कहानी है ये सख्त दिख रही है, क्या मामला है भैया? इतना जबरदस्त नंबर है यूएस के। हाँ। इन्फ्लेशन भी, कोर इन्फ्लेशन जो कम हो रहा है, जिसको पीसी कहते हैं लोग, हाँ, वो कम हो रहा है। जीडीपी इतनी अच्छी है। चीन में इतने उपाय किए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट किए जाने की खबरें हैं। तो जब तमाम इतनी सारी अच्छी चीज़, मार्केट क्यों नीचे जाएगा? कोई लॉजिक, कोई रीज़न है नहीं। सॉफ्ट लैंडिंग की भी बात, मतलब लैंडिंग ही नहीं होगा तो उड़ता ही रहेगा मार्केट। तो इसलिए मार्केट में तेज़ी है। और आप, मुझे लगता है कि एशियन मार्केट के लिए भी चाइना का जो सुधार है ना, वो बहुत पॉजिटिव है। क्रूड भले $85 के आसपास पहुँच रहा है, लेकिन मुझे कोई ऐसा संकेत दिख नहीं रहा ग्लोबल मार्केट से जो करना चाहिए। और अपने भारत में पता नहीं क्या नतीजे कुछ गड़बड़ा रहे हैं क्या? अचानक से अपने इतनी सेलिंग देखने को मिली। और आप सुबह एफआई की बात करते, पहला वीकली लॉस या नेगेटिव डेटा था एफआई का 3,000 करोड़ रुपए। यस, नहीं, 400-500 करोड़ रुपए कुछ। कब का? अच्छा, मैं कह रहा हूँ लास्ट वीक जो ओवरऑल था टोटल, वो तो 3,000 रुपए के आसपास। ये बड़ी दिक्कत की बात है कि क्या मूड बदल गया क्या उनका? नहीं, इतनी जल्दी रीड नहीं करना चाहिए। हमने झेल लिया, कंसोलिडेट कर रहे हैं। जब क्रूड भाई साहब $84-85, वहां पे बॉन्ड यील्ड कहाँ डबल डिजिट पे पहुंची, 99 वाली वापस 103.5 पे। तो सबको समीकरण देख तो हमने संभाल लिया, ऐसा नहीं है। अब पता नहीं, चीन की पीसी सुनने के बाद वापस आ जाएंगे सारे एफआईआईज। हाँ, सुनने गए होंगे, लौट आएंगे। पहले जापान गए थे, अभी लौट के चीन चले गए, अब फिर से इधर आएंगे। आज दोपहर 12:30 बजे चीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। भाई, अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कुछ स्टेप उठाए जा सकते हैं। किस तरह के, क्या वो देखेंगे, जो भी निकल के आएगा। खैर, इस बीच क्यूज अच्छे हैं, पर मैंने तो क्या है, बहुत सारे रिजल्ट टटोल रहा था, खबरें टटोल रहा था, तो उस हिसाब से मैंने लाल और हरा कर रखा है। आई एम अज्यूमिंग कि जो रमजोड़ नतीजे हैं, अच्छे बाजार में हरे में चले गए तो ऊपरी स्टॉक से शायद दबाव आए। आप लोग वॉच आउट करिएगा, इससे ज्यादा क्या। पहला स्टॉक जो ऐड करना है, अच्छा, आज हम एक निफ्टी और 6 वायदा बाजार के नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे। तो जहां पे क्लैरिटी थी उनके साथ अप्रोच करता हूं। पहले मंडे, फ्राइडे तक तो ठीक था, मंडे को यूबीएल से दूर है ना, तो यूबीएल को आज मैं लाल लेके चल रहा हूं। यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड कमजोर नंबर्स हैं, और जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे थका परफॉर्मेंस, उससे कमजोर परफॉर्मेंस इन्होंने डिलीवर करा है। वॉल्यूम साल दर साल गिरे, आय साल दर साल आंकड़े दिखाता हूं। आय 7% गिरी, 25 ऑलमोस्ट 2600 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन थी। आय कितनी? सब 2300 करोड़, 2275 करोड़ का आंकड़ा है दरअसल। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 380 बेसिस पॉइंट्स गिरे। उसके नीचे उतरी तो इबीटा 16% गिरा, और इबीटा मार्जिन जो होते हैं वो खुद ही 110 बेसिस पॉइंट्स गिर गए, और इसीलिए मुनाफा 16% गिरा। वॉल्यूम्स इस क्वार्टर में 12% गिरे। बस वो तो रियलाइजेशन थोड़ा सा इंप्रूव हो गया, वो हम सब जानते हैं, महंगा चल रहा है सब कुछ। रियलाइजेशन इंप्रूव हो गया, इसीलिए रेवेन्यूज पे उस तरह का डेंट नहीं पड़ा जितना वॉल्यूम्स डिक्लाइन हुए। लेकिन ओवरऑल नंबर्स कमजोर। अब मैनेजमेंट कह रहा है कुछ सप्लाई चैलेंजेस थे, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ गई इस बार, लेकिन दिक्कतें हैं, नंबर्स थके। मैं इसको लाली लेके चलता हूं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा, श्री सीमेंट्स को ग्रीन लेके जा रहा हूं। श्री सीमेंट्स से वो तो वीकेंड अपडेट दिया कि इनका जो पुरुलिया वेस्ट बंगाल में केपेक्स चल रहा था, एक क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट खड़ा कर रहे थे, उसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। कुल कैपेसिटी
3 मिलियन टन्स पर एनम का ये क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट है जो कमीशन कर दिया गया है। अच्छी खबर है, पिटा हुआ स्टॉक है। और वो आईटी वाला मामला, जांच वाला मामला, बहुत लोगों ने इसकी ओबिचुरी लिख डाली थी। अब इट्स टू अर्ली टू से दैट। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती तब तक बहुत ज्यादा थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, है ना, वो अपडेट्स को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं है कि श्री से हाथ पल्ला झाड़ लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सालों से नोटिस करा है, ये हरि मोहन बांगुर साहब, ये सब इंजीनियर HM बांगुर साहब कहते हैं, उनके अंडर इस कंपनी ने उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली स्टेयर करा इस कंपनी। तमाम इंडस्ट्री बेंचमार्क्स को हमेशा आउट परफॉर्म करा है। मैं श्री सीमेंट्स को लेकर अभी ओबिचुरी नहीं दिखना चाहता। खैर, ऐसा भी नहीं कह रहा कि लंबी, अब जब तक वो ओवरहैंग है तब तक है, सरदर्द रहेगा श्री सीमेंट। लेकिन इस ग्राइंडिंग यूनिट के अपडेट के बाद ग्रीन लेके जा रहा हूं। और तीसरा जो है वो रेड, फिर से आगे ऐसी करिए, लाल हरी लाल हरी लाल हरी, ऐसे चल रहा हूं मैं। फिनो पेमेंट्स बैंक को लाल लेके जा रहा हूं। फिनो पेमेंट्स बैंक, इसको जैसे आप बैंक्स को देखते हो, इनको भी वैसे ही देखना है पेमेंट बैंक को। सीक्वेंशली देखूंगा, सीक्वेंशली नंबर थके हुए नजर आएंगे। आय 7-7.5% बढ़ती है, उसके सामने मुनाफा 15% गिरता है। इफ्स एंड बट्स इन नंबर्स में, इंटरनल्स में। और नंबर्स से पहले फ्राइडे को ये स्टॉक 17% मेरे ख्याल से फट गया था। हाँ, वो बहुत सिग्निफिकेंट मूव्स थे। क्या वो नंबर्स रिलेटेड बेट, क्योंकि मेरे को लास्ट ट्रेड में ऐसा कोई नाम नहीं दिखा जिसने एंट्री कर दी हो इसीलिए स्टॉक फटा हो। तो नंबर्स से पहले अगर प्रीएम्प्ट कर रहा था मूव, तो मुझे नहीं लगता नंबर्स ने उस लिहाज से कुछ भी डिलीवर करा है। पर क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, तो हम सिर्फ वॉच आउट करेंगे। मैं नंबर्स के दम पर और इस तरह के मूव्स को देख के, अगर नंबर्स पे लोग बेट ले रहे थे तो क्वेश्चन मार्क है। ये स्टॉक इसीलिए लाल लेके जा रहा हूं आज। ओके, पहला स्टॉक है सोनाटा सॉफ्टवेयर, और नतीजे इसके ठीक ठाक आए, बढ़िया अच्छे नतीजे आए। 2000 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू बनाया है और एबिटा 178 करोड़ है, 24% की ग्रोथ देखने के लिए। मार्जिन भी 1% इम्प्रूव हुआ है, रादर मार्जिन एक्सपैंड हुए अगर आप साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें। और ये क्वार्टर इनका अब तक का सबसे बढ़िया क्वार्टर आया है, तो इस पर नज़र रखी जा सकती है। आईटी में ऐसा स्पेसिफिकली हो रहा है कि जिसके नतीजे अच्छे हो, कहीं तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं या कहीं पे काफ़ी ख़राब आ रहे हैं। तो सोनाटा के नंबर अच्छे हैं, इसलिए इनको रखा है। आरपीजी लाइफ, इसके नंबर भी बेहतर दिख रहे हैं। इन्होंने अपनी मार्जिन में 1% का इंप्रूवमेंट किया, 90 बेसिस पॉइंट का रादर, और एबिटा में 19% की ग्रोथ है। तो नंबर इसके काफ़ी बढ़िया है। मार्जिन जो ऑपरेटिंग लेवल पे है 22-23% के आसपास ले हैं, तो इसको भी ग्रीन में रखा जा सकता है। जेटिल इंडस्ट्रीज़, ये लोहे के पाइप बनाने वाली कंपनी है, इन्होंने भी 550 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया 368 के सामने, और मुनाफा 12 से बढ़ के 25 है। लेकिन मार्जिन थोड़ी सी आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो इसमें दबाव देखने को मिला, लेकिन रेवेन्यू बहुत अच्छा क्लॉक किया, तो इसलिए इसको ग्रीन में रख सकते हैं। भाई 3 हमारे ग्रीन हो गए। ओके, ग्रीन ही क्यों चल रहा है आज सब? ना अपने लाल हरे, अपने तो पूरी टीम ही ऐसी लाल हरी चल रही थी। पिछला लाल था, नहीं पिछला हरा था। ओरिएंट इलेक्ट्रिक मैंने नहीं, लास्ट कौन सा बताया था मैंने? फिनो पेमेंट बैंक लाल। तो हरे से शुरू करता हूं। फिर ओरिएंट इलेक्ट्रिक असल में लाल हरा रखा है। लार्ज ट्रेड हुआ था फ्राइडे को। उस लार्ज ट्रेड में यूनिफी कैपिटल ने 20 लाख शेयर्स बेचे, पर खरीदने वाली पार्टी ने 20 नहीं, ऑलमोस्ट 30 लाख शेयर्स खरीदे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 222 के लेवल्स पर 29.68 लाख शेयर्स ओरिएंट इलेक्ट्रिक के खरीदे। ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है। आज कुछ देर बाद अगले शोज में हम स्टोव क्राफ्ट के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। बीच में डिमांड एनवायरमेंट FY23 में गड़बड़ाया था, उसके बाद नंबर्स इंप्रूव होने शुरू हुए। स्टोव क्राफ्ट का भी नंबर इंप्रूव हुआ है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक के इस लार्ज ट्रेड के बाद मुझे लग रहा है अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है। प्लेयर्स का भरोसा बढ़ रहा है शायद आउटलुक को लेकर। तो मैं ऐसे ही ग्रीन लेके जा रहा हूं। अगला फिर लाल आ गया, वो है एनएलसी इंडिया, जिसे हम पहले नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के नाम से जानते थे, अब एनएलसी इंडिया नाम है। कमजोर दिमागी है। अच्छा, साल दर साल नंबर स्क्रीन पर है। कई लोग कहेंगे पावर स्टॉक्स Q1Q भी देखना चाहिए, वो भी देख लीजिएगा, इक्वली कमजोर नजर आएंगे। इसीलिए लाल लेके जा रहा हूं। मैंने वो भी टटोल लिया था। आय साल दर साल 14% गिरी, उसके सामने एबिटा 25% गिरा, 41% के मार्जिन गिर के 36%, 500 बेसिस पॉइंट करेक्ट हो गए, और इसलिए मुनाफा 28% गिरा है। कमजोर नंबर्स है, रेड ले जा रहा हूं इसको। पर उसी के सामने शैले होटल्स, मतलब गजब करा इस कंपनी, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, और खास तौर पे प्रॉफिटेबिलिटी हाईलाइट है, ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग है दरअसल ये। खैर, आय में 23% का जंप है, उसके सामने मुनाफा 29 करोड़ वाला 88 करोड़ पे पहुंचा है, और इसमें ऑपरेशनली स्ट्रेंथ नजर आएगी, ऐसे कोई वन ऑफ नजर नहीं आएगा। शैले होटल्स को ग्रीन रखा है, हो गए अच्छे। ओके, चौथा स्टॉक है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसके भी नंबर काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। मुनाफे में लगभग डबल हो गया है, 191 करोड़ का इन्होंने दिखाया।
और NIMs जो है थोड़ा सा हल्का कम है, लेकिन 7.6% जो कि गिरेंगे इस क्वार्टर से पीक होते हुए दिख रहे हैं सबके। NPA जो है इन्होंने कम किए हैं। डिसबर्समेंट ज़बरदस्त है, 47% की ग्रोथ देखने को मिली है, और जो टोटल लोन बांटा इन्होंने वो भी करीब 36% के ग्रॉस लेवल बढ़ के आई है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पे देखने को मिले। इस बार के नतीजों में आप देखिए तो MFIs, छोटे वाले बैंक, इनके नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, सरकारी बैंकों के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि इसमें ग्रीन में इसको रखा जा सकता है। MCX को रेड में रखा है, इसका नंबर 52% गिरा इनका प्रॉफिट, 33% रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन एबिटा 78% कमज़ोर है और मार्जिन भी 7% रह गए हैं। अब इसमें मॉर्गन स्टैनली की जो कमेंट्री आई रिपोर्ट में बड़ी इंटरेस्टिंग, वो कह रहे हैं कि ये जो TCS सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के दिक्कत है, यही है सारा खेल, यहीं पे है सबकी। अगर ये नहीं कर पाए तो ये नंबर सुधरना बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए, क्योंकि लगातार इनके जो एक्सपेंसेस वहाँ पे बढ़ते रहेंगे। अभी आपको याद होगा बहुत कम समय के लिए उन्होंने बहुत पैसा पे किया था, जो 360 मून कंपनी थी पहले वो। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने अंडरवेट की रेटिंग रखी हो, 1270 का टारगेट है, इसलिए मैं उसको रेड में रख रहा हूँ। मुझे नंबर ठीक नहीं लगे। वैसे भी मुझे एक्सचेंज का बिजनेस बहुत प्रोडिक्टेबल बिजनेस लगता है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड हो नहीं सकता। RVNL, इसमें खबर ये आई है कि इन्होंने जो एक वंदे भारत वाली ट्रेन का जो मामला था उसको सेटल कर लिया, वो डील साइन हो गई है और रशियन कंपनी के साथ। तो वो इनका भी शेयर होल्डिंग 25% ही है, बाकी अलग अलग सबका बटा 70, 5 और 25। तो एक तो वो अपडेट है कि वो डील हो गई है। दूसरा, इनको एक बहुत बड़ा 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से। तो इन दोनों खबरों के चलते मुझे लगता है कि RVNL को ग्रीन में रखना चाहिए। और 10:30 बजे के मैनेजमेंट से मैं बात करूंगा, तो उसको भी सुनिएगा। लो टीजर हो गया भाई, स्टोव क्राफ्ट आएगा 10:15 बजे, 10:30 बजे कौन सा RVNL, ये सब मैनेजमेंट इनकी सी बात जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे बताते जाएंगे, अब टीजर देते रहेंगे आपको। चलिए 6 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं, कुछ ही देर में वीरू दिखाइएगा, यहाँ पे बैठेंगे डायरेक्टर साहब सीट पे। डायरेक्टर साहब अच्छा नहीं तो वीरू शायरी लिख रहा है, उनसे कहा था शायरी लिख दीजिएगा जरा। 8 बजे एक शायरी के तड़के के साथ जुड़ेंगे वीरू। और एक चीज और, फ्राइडे को हम लोग चर्चा कर रहे थे बैंक्स को लेकर कि वो बैठक होनी है यूनियंस की और हो सकता है 5 डे वर्किंग पे। तब ये बात हुई थी कि यार बैंक्स कुछ एसेंशियल हैं, 5 वर्किंग डे के मोड पे जाएंगे तो सैटरडे संडे हम सब सैलरी क्लास वगैरह जो बैंक ऑपरेशंस इस्तेमाल करते हैं बैंकों का, जाते हैं ब्रांच पे, वो हो नहीं पाएगा, सारा मामला फंसेगा। उसे आउट ऑफ कंटेक्स्ट किसी ने ब्लो आउट कर दिया सोशल मीडिया पे। उसने उस डिबेट को पूरा सुना नहीं या दिखाया भी नहीं। उसमें ये मेंशन था कि बहुत सारे बैंक वालों को बुरा लग गया उस चैट से। भाई हमें भी बुरा लगता है जब एक्सचेंज कहता है कि हम तो X घंटे और काम बढ़ा देंगे, सबको बुरा लगता है, लेकिन आइडिया ये नहीं था। हमने उस चैट के आगे ये भी मेंशन करा था कि आप एडिशनल स्टाफ जोड़िए। यस, आप ये नहीं बोला था करंट एम्प्लॉइज को 6ठे दिन भी काम कराइए। और उसमें किसी ने ये भी उठाया था कि ये तो खुद 5 दिन काम करते हैं। मेरे भाई लोगों, ये जो सारे न्यूज चैनल्स हैं ये 7 दिन काम काज करते हैं। ये हो सकता है कि हम दोनों कुछ ही सैटरडे आते हो, हर सैटरडे ना आते हो, लेकिन हमारी टीम का कुछ अंश है जो इवन सैटरडे और संडे को भी यहाँ पे ऑपरेशनल रीजन से मिलेगा आपको। करेक्ट है ना? तो ये दोनों पॉइंट जो थे, एक तो हम लोगों ने कहा था कि 20% कम से कम एडिशनल स्टाफ लगेगा, जो इनके ही फायदे की बात है, तो इसमें मेरा कोई फायदा नहीं। मेरा अभी भी मानना है कि सर्विसेज 7 दिन खुलनी चाहिए। दूसरा, हम काम 5 दिन कर रहे हैं, ये 7 दिन, भाई साहब 365 दिन 24/7 न्यूज चैनल चलते हैं। जिस दिन होली दिन आप होली खेल रहे होते हैं ना, उस दिन हम लोग ऑफिस में होते हैं। तो इसलिए ये गलतफहमी मत रखिएगा कि हम लोग 5 दिन काम करते हैं, आपसे 6 दिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसका आइडिया ये था कि सर्विसेज को अगर आप चाहते हैं कि तेजी से तरक्की हो, ग्रो करें, तो 7 दिन रखना एक बेटर आइडिया। उसमें ज़्यादा स्टाफिंग लगेगी, ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी। एक बात किसी और ने लिखी कि मैंने एक बार एक ट्विटर स्पेस में कहा था कि अब तो बैंक सब डिजिटल हो रहे हैं ना। DBS की एक ऑल डिजिटल बैंक, उसमें एक भी एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि पर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट बचती है उससे। एक एम्प्लॉय आज जाएगा तो पेपर खर्च करेगा, बिजली चलाएगा, ऐसी चलाएगा, उसको बचाने के लिए डिजिटल का एक तरीका हुआ। DBS के एक ब्रांच है भी। तो किसी ने कहा कि ये तो पहले कह रहे थे कि डिजिटल हो जाए, लोगों को ऑफिस देना चाहिए, अब ये खुद ही कह रहे 7 दिन आना चाहिए। भाई साहब, अगर पूरा डिजिटल हो जाएगा ना तो बहुत कैटास्ट्रॉफिक हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए उसको विश मत करिए। मैंने खाली एग्जांपल दिया था वो, कि अगर फुली डिजिटल हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। हम आपके साथ खड़े यार, आइडिया ये नहीं था। आइडिया ये था कि सर्विसेज को, है ना,
सबके कन्वीनियंस के लिए एक्सटेंड करें और उसमें एडिशनल स्टाफ रिक्रूट करें। बेसिक आइडिया वो था। आप लोगों ने थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन से ब्लो आउट कर दिया। आप लॉजिक समझो, आई होप समझ गए आप में से कई लोग। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स के बचे हुए 4 स्टॉक्स पे बातचीत। कि जो अपना एक बिजनेस या अपने पेरेंट कंपनी को बेचना चाहते हैं, उसको शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए थी, माइनॉरिटी की भी, उन्होंने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। तो जेफरीज की इसमें एक रिपोर्ट आई, बाई रेटिंग दे रहे 4520। उनका कहना है कि करीब 190 रुपये पर शेयर का नुकसान था ये जो लो वोल्टेज बिजनेस बेच रहे थे उसके। तो अब पता नहीं कितना रिवर्स होकर आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन खबर अच्छी है इसलिए हमने इसको ग्रीन में रख लिया। KEI इंडस्ट्रीज को आज ने रखा है, रिजल्ट आने वाले हैं। जब पॉलीकैब के रिजल्ट आए थे तो पूरा सेक्टर बहुत चला था, लेकिन उसके बाद ठंडा पड़ा था और काफ़ी गिरावट आई है इसमें। अब आज चूंकि रिजल्ट आने और मुझे पूरी उम्मीद है इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया आएंगे, तो इसको ग्रीन में रख सकते हैं। गेल को आज नतीजे भी हैं, साथ ही UBS की एक रिपोर्ट है, डबल अपग्रेड है, 150 का टारगेट यहाँ पे, तो इसको भी ग्रीन में रख के चलिए, देखते हैं क्या होता है। और बैंक ऑफ इंडिया में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, 120 का टारगेट दे रहे हैं, ओवरवेट रेटिंग है। उनका मानना है कि नंबर काफ़ी अच्छे थे, बीट किया इन्होंने, एसेट क्वालिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है, तो टारगेट काफ़ी ऊंचे का, इसलिए इसको ग्रीन में रखा जा सकता है। अच्छा, लास्ट ग्रीन था शैले होटल्स, तो अगला MMTC लाल रखा है भाई। MMTC में कुछ बचा है नहीं वैसे, फिर भी लाल वाली खबर ही है। इसके जो सिंगापुर आर्म है, सिंगापुर यूनिट है, उसे $11.5 मिलियन का डिफॉल्ट नोटिस मिल गया है। 3 बैंक्स हैं, IOB, यूको और बैंक ऑफ इंडिया, जिन्होंने डिफॉल्ट नोटिस रखा है इनकी उस सिंगापुर यूनिट के लिए। कोकियो कैमलिन के नंबर्स अच्छे हैं। मुझे याद पड़ता है कोकियो कैमलिन ने शायद क्वार्टर अपडेट भी दिया था, उस पर ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं, शायद अच्छा अपडेट था, तो नंबर्स अच्छे ही हैं, तो कुछ हद तक डाइजेस्टेड है। मुझे याद पड़ रहा है ऐसा, लेकिन अगर नहीं पता था वो क्वार्टर अपडेट नहीं आया तो कोई, तो कोकियो कैमलिन के नंबर्स तो शानदार है। आय में 20% का उछाल है, 8.5 करोड़ का मुनाफा बढ़ के 18.5 करोड़ रुपए हो गया। कोकियो कैमलिन हम सब वाकिफ होंगे, वो ज्योमेट्री बॉक्सेस वगैरह है ना, तो ये कंपनी अच्छी है और नतीजे अच्छे हैं। IFB इंडस्ट्रीज को लाल लेके जा रहा हूं यार। वो FMEG में तो हालात सुधर रहे हैं, किसी पॉलीकैब ने हाईलाइट किया था, कोई स्टोवक्राफ्ट हाईलाइट कर रहा है, पर शायद वो बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हायर टिकट प्राइस वाले, उनमें इस तरह का मूड मॉल शायद ना हो। एटलीस्ट अगर IFB सही कह रहा है तो आय फ्लैट है, 1-1.5% साल दर साल बढ़ी है, उसके सामने मुनाफे से घाटे में आ गई। ऑपरेशनली चैलेंजिंग क्वार्टर इसका, IFB को लाल लेके जा रहा हूं। और फाइनली फिर एक हरा स्टॉक के साथ छोड़े जा रहा हूं, ग्लैंड फार्मा। US FDA ने इसके विशाखापट्टनम फैसिलिटी की जांच करी थी, इंस्पेक्ट करा था जुलाई 20 से 28 के बीच में। वो इंस्पेक्शन कंक्लूड हो गया और सामने आ गया 0 ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑफिशियल इंडिकेशन इंडिकेटेड नहीं है, मतलब कोई एक्शन नहीं हुआ उस प्लान। हरी झंडी है, ग्लैंड फार्मा पिटा हुआ स्टॉक है, ग्रीन लेके चलता हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप।